तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे 2D एरे का डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। तो 2D एरे एक मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन जैसे, तो उसके लिए हम एक बार पहले प्रीवियस एग्जांपल जो हमने क्रिएट किए थे 2D एरे के, उनमें से किसी एक को हम ओपन कर लेते हैं और उसके साथ डिस्कस करते हैं। मल्टीपल 2D एरे के लिए एक साथ देखने से अच्छा हम एक बार में एक ही 2D एरे के साथ इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक बार जो एग्जांपल ओपन कर रहे हैं वो है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं, जहां एक ही मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है उसके साथ ही परफॉर्म करें। तो कैसे करेंगे हम 2D एरे का इम्प्लीमेंटेशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अप्रोच से, उसे देखते हैं। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं जिस नेम का, जिस टाइप का हमें 2D एरे रिक्वायर्ड है, उस नेम का उसी टाइप का हमने लिया पॉइंटर टू पॉइंटर। कैसे डिक्लेयर करता है पॉइंटर टू पॉइंटर को? तो डबल एस्ट्रिक के साथ हमने डिक्लेयर कर दिया ए है यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर जो किसी पॉइंटर का एड्रेस रख सके, वो हमने क्रिएट कर दिया ए। फिर हम जैसे ही यूजर से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ लेते हैं, उसके बाद जहां हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करवाना चाहते हैं, एक बार कमेंट में लिख दिया हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज के लिए लिखेंगे। सबसे पहली चीज, जब पॉइंटर टू पॉइंटर हमने क्रिएट किया है, हम सबसे पहले एक पॉइंटर्स का एरे क्रिएट करना चाहेंगे और उसका एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे इस पॉइंटर को। तो मैलॉक कैलॉग जो फंक्शन आप जानते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हमें कितने पॉइंटर्स क्रिएट करना है, जितनी रोज की रिक्वायरमेंट है उतने 1D एरे रिक्वायर्ड है। एक्चुअली 2D एरे कलेक्शन ऑफ 1D एरे, जितनी रोज है उतने 1D एरे अवेलेबल करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने हमें नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड है उतने 1D एरे चाहिए, मतलब उतने हमें पॉइंटर्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से साइज ऑफ इंट देते हुए, और इस पर्टिकुलर के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस आएगा उसे ए में असाइन करना चाह रहे हैं। बस मैलॉक रिटर्न करता है एक वॉइड पॉइंटर वैल्यू, उसे अगर हमें ए में असाइन करना है इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर में, तो उसके लिए हमने टाइप कास्टिंग प्रोवाइड कर दी। इससे क्या हुआ हमारे पास, एक बार डायग्राम फॉर्मेट में अगर हम समझें, तो हमने इनिशियली जो क्रिएट किया था वो है हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर। उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे को मेमोरी एलोकेट करवाते हैं उतने एलिमेंट्स के साथ जितनी रोज की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें 4 रोज की रिक्वायरमेंट है तो 4 एलिमेंट्स वाला एक एरे क्रिएट किया, जहां हर एक एलिमेंट इंटीजर पॉइंटर टाइप का अवेलेबल है। क्या किया हमने, एक एरे क्रिएट किया लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट कैसा है, एक पॉइंटर की तरह अवेलेबल है। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमने किया, जिसका एड्रेस ले जाके हमने इस पॉइंटर टू पॉइंटर को प्रोवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है वो भी समझे अगर, तो हमें यहाँ फर्स्ट रो के लिए जितने कॉलम रिक्वायर्ड है उतने कॉलम्स की मेमोरी एलोकेट करनी है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस ले जाके प्रोवाइड कर देना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रोवाइड कर देंगे वो एड्रेस जहां पे एलिमेंट्स को मेमोरी मिली, फर्स्ट रो के लिए। सिमिलरली सेकंड रो के लिए भी प्रोवाइड कर देंगे। जो हमारा एरे था 2D एरे, उसका लॉजिकल मैनर में इम्प्लीमेंटेशन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर की हेल्प से जो किया जा रहा है, उसके लिए
नेक्स्ट रो के लिए भी मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसका एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट पॉइंटर को, एंड सो ऑन। जितनी भी रोज है हमारे पास उन सब के लिए ये टास्क रिपीट करेंगे। और रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन को प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए हम काम में ले सकते हैं लूप। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम काम में ले लेंगे प्रोग्राम के अंदर एक लूप, जिसकी हेल्प से हम ये प्रोवाइड कर देंगे ये एड्रेस एंड नेक्स्ट रो का एड्रेस नेक्स्ट पॉइंटर को। तो ये चार जो हमने प्रोवाइड किया ये क्या, 4 रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 4 पॉइंटर लिए। और मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं, अगर 4 इंटीजर एलिमेंट्स का मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते तो करने का तरीका क्या होता, जैसे अगर हम सपोज कोई हमारा एरे क्रिएट करना था से के नेम का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, के एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप पे, पॉइंटर के लिए उसे टाइप कास्ट करते हैं मैलॉक, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 4 इनटू साइज ऑफ इंट। ऐसे ही कुछ कर रहे होते अगर हमें 4 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी होती तो। यहीं पे अगर हम बात करें हमें 4 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करनी, हमें 4 पॉइंटर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। तो पहली चीज के की जगह जो भी हमने नाम दे रखा है जिसमें वो मेमोरी देना चाहते हैं वो होना चाहिए पॉइंटर का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर, क्योंकि 4 एलिमेंट्स कैसे लेना, पॉइंटर टाइप के। तो पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, सबसे पहला एलिमेंट उसमें कैसा है, एक पॉइंटर। पॉइंटर का एड्रेस रखने के लिए ये होना चाहिए पॉइंटर टू पॉइंटर, और पॉइंटर टू पॉइंटर है तो टाइप कास्ट भी इसी के लिए करेंगे, तो पॉइंटर टू पॉइंटर में साइज ऑफ हम प्रोवाइड कर देंगे किसका, एक इंटीजर पॉइंटर को जितना साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 4 इंटीजर पॉइंटर्स के लिए कितना चाहिए होगा, एक इंटीजर पॉइंटर को जितना चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। 4 ना कह के हम चाहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के लिए आर प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे ही इतना किया मेमोरी कौन सी एलोकेट हुई होगी, तो ये लाइन नंबर, ये जो हमने के वाली लाइन जो प्रोवाइड कर रखी है ये केवल समझने के लिए लिखी थी कि 4 एलिमेंट्स अगर होते हैं इंटीजर टाइप के उनके लिए मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं। बट हम यहाँ जो फोकस कर रहे हैं वो क्या, कि अगर हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर अवेलेबल है, हमने मेमोरी कुछ इस तरीके से ए को मेमोरी एलोकेट करवा दी, और ए को जब ये मेमोरी मिल गई है यहाँ पे जो हमने अभी प्रोवाइड कर दिया है, इस ए को मेमोरी मिलने के बाद हम जो भी टास्क चाहते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ए को मेमोरी मिल गई है, कौन सी वाली, एक बार हम थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए, ओके, ये मेमोरी अभी एलोकेट हुई है, जबकि इससे पहले एक पॉइंटर टू पॉइंटर को हमने डिक्लेयर ऑलरेडी कर रखा है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए नहीं हुआ अभी, पॉइंटर्स के एरे के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। तो हमें क्या करना है, जितनी रो थी उतने पॉइंटर मिल चुके हैं, एक एक पॉइंटर को एक एक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करते जाएंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले वाले पॉइंटर को से ए ऑफ 0 जो हमारे पास पॉइंटर रिप्रेजेंट हो रहा होगा उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे के वाला ये स्टेटमेंट था। इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है तो इंटीजर पॉइंटर में तो टाइप कास्ट करेंगे, क्योंकि ए ऑफ 0 कैसा है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर। एक ऐसा एरे लिया जहां हर एक एलिमेंट इंटीजर पॉइंटर, तो ए ऑफ 0 भी कैसा है, इंटीजर पॉइंटर, ए ऑफ 1 भी इंटीजर पॉइंटर। तो इंटीजर पॉइंटर में असाइन करने के लिए पहले टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर पॉइंट। एलॉग फंक्शन काम में ले रहे हैं, मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं कितने एलिमेंट्स की, और 5 एलिमेंट्स की करनी होती है तो 5 इंटू साइज ऑफ, साथ में प्रोवाइड कर दिया होता साइज किसका, इंट का। एक इंटीजर को जितनी मेमोरी चाहिए 5 के लिए उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ 5 ना कह के हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स जितने चाहिए उतने। और जैसी ये रो हमने प्रोवाइड किया अभी ए ऑफ 0 के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमें ए ऑफ 1 के लिए, ए ऑफ 2 के लिए, ए ऑफ 3 के लिए इस तरीके से प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है तो प्रोवाइड कर देंगे। इस चीज का बस हम रिपीटेशन प्रोवाइड करते जाएंगे कि पहले ये आई की वैल्यू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, जितनी रोज हैं, जितने पॉइंटर्स को मेमोरी हमने एलोकेट करवाई उतने टाइम ये वाली रो का हम रिपीटेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे। एक बार देखते हैं अब इसे प्रोग्राम में।
चाहे स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसे हम देख रहे हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पे हर एक एलिमेंट किस साइज का चाहिए, जितना इंटीजर पॉइंटर को साइज रिक्वायर्ड है उतना। और जैसे हमने ये मेमोरी एलोकेट करवा दी, आर नंबर ऑफ रोज यूजर से पूछिए, उतने पॉइंटर्स क्रिएट कर लिए और उसका एड्रेस दे दिया ए पॉइंटर टू पॉइंटर को। अब हम जो लूप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आराम से समझा, फॉर, और ये लूप प्रोवाइड कर दिया ऐसे आई वेरिएबल के हेल्प से, तो आई लेस देन आर आई प्लस प्लस। नंबर ऑफ रोज अगर यूजर ने 4 का है तो 0 से 3 तक। और फिर ए ऑफ आई एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉइंटर टू पॉइंटर के केस में ए ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंटर को। और इस पर्टिकुलर केस में ए ऑफ आई को हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ए ऑफ आई एक इंटीजर पॉइंटर की तरह कंसीडर हो रहा होगा, क्योंकि ए पॉइंटर टू पॉइंटर है तो उसका एक एलिमेंट एक पॉइंटर की तरह अवेलेबल है, तो इंटीजर पॉइंटर की तरह मैलॉक की हेल्प से हम इसे मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। कितने, जितने कॉलम्स रिक्वायर्ड है उतनी, और साथ में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, साइज ऑफ इंट प्रोवाइड कर दिया है। कुछ इस तरीके से हमने ये मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कर दिया उस पूरे 2D एरे के लिए। पहले पॉइंटर्स क्रिएट किया जितनी रो रिक्वायर्ड है, और फिर हर एक पॉइंटर को एक 1D एरे बनाने की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया मैलोक फंक्शन की हेल्प से। देन जैसे ही हमें 2D एरे का काम करना था पूरा कर लिया। उसके बाद जब हमें लगा कि मेमोरी जो अलग से दी गई थी उसका काम हो चुका है, तो उस मेमोरी को हम कर रहे हैं फ्री। यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, मेमोरी डी एलोकेशन, कहते हैं सिंपली फ्री। मेमोरी को फ्री करने का तरीका तो बहुत सिंपल सा है, फ्री फंक्शन। बस इस बार ये फ्री फंक्शन किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो एक बार वापस डायग्राम में देखते हैं। ये फ्री फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है किस किस के लिए वो समझें। फ्री फंक्शन हमें चाहिए इस वाले पूरे एरे के लिए, इस वाले एरे के लिए भी, इस एरे के लिए भी, इसके लिए भी, क्योंकि इन सबको अलग से मेमोरी एलोकेट। साथ के साथ ये जो पॉइंटर्स को मेमोरी मिली है इस पूरे एरे के लिए भी फ्री फंक्शन रिक्वायर्ड है। जबकि ये जो हमारे पास अवेलेबल है पॉइंटर टू पॉइंटर, वो तो ऑटोमेटिकली मेमोरी फ्री हो जाएगी। जितने एरे के लिए हमने अलग से मेमोरी एलोकेट करवाई है, जिस भी मेमोरी को हमने अलग से एलोकेट करवाया, उसे हम फ्री करना चाह रहे हैं। और फ्री करने का ऑर्डर क्या रहेगा उसे भी समझें। यहां हम पहले फ्री, अगर पॉइंटर्स के एरे को पहले फ्री करवा देते तो ये एलिमेंट्स वाले एरे का एड्रेस जिसके पास है वो ही फ्री हो गया। तो पहले हम ये जो एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है एरे के लिए उसकी मेमोरी हम फ्री करवा रहे हैं, फिर पॉइंटर्स वाले एरे की मेमोरी फ्री करवा रहे हैं। देखते हैं एक बार प्रोग्राम में वापस आके, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं वापस आप। ओके, हम यहाँ जो बात कर रहे थे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कैसे प्रोवाइड किया था, जहां हमने पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट किया 2D एरे के लिए। उस पॉइंटर टू पॉइंटर को कुछ पॉइंटर्स जितने रिक्वायर्ड थे, हमें जितनी रोज क्रिएट करनी थी उतनी मेमोरी एलोकेट करवा दी, ये लाइन नंबर 11 पे। और ये जो लूप दिया लाइन नंबर 12 से 15 तक, ये किसके लिए, हर एक पॉइंटर को एक 1D एरे का मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड कर दिया हर एक रो को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मेमोरी फ्री करने की जब बात आ रही है, मेमोरी डी एलोकेशन की जो बात आ रही है, वो कैसे किया जाएगा उसे देखते हैं। मेमोरी अगर हमें यहाँ पे फ्री करवानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे काम में लेंगे फ्री फंक्शन, बट कैसे, तो पहले लूप प्रोवाइड कर रहे हैं आई इक्वल 0, आई लेस देन आर, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 के पास जो एड्रेस अवेलेबल है जहां मेमोरी एलोकेट हुई थी वो फ्री करना चाह रहे हैं, तो फ्री ए ऑफ आई। पहले फर्स्ट रो वाली मेमोरी फ्री हो जाएगी, सेकंड रो वाली, थर्ड रो वाली, फोर्थ रो वाली, हर एक रो के लिए ये मेमोरी फ्री कर देगा। फिर फाइनली उन रो के एड्रेस रखने वाला जो पॉइंटर था उनका एक कंप्लीट एरे था, उस एरे की मेमोरी फ्री करने के लिए प्रोवाइड कर दिया फ्री। और उसका एड्रेस किसके पास है, ए नेम के पॉइंटर टू पॉइंटर के पास, यहाँ दे दिया फ्री ए कर दिया है। बाकी काम ये वही कर रहा है, बस malloc फ्री जैसे फंक्शन अगर हमें काम में लेने हैं तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे stdlib.h।
तो हमने ये प्रोवाइड कर दी stdlib.h। कंपाइल किया हमने इसे, एंड एग्जीक्यूट कर। नंबर ऑफ रोज हमने प्रोवाइड कर दी सपोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स दे दिए 3, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 1 1। बाकी प्रोग्राम तो वही है ट्रांसपोज वाला जो हमने पहले लॉजिक डिस्कस कर चुके हैं। ये मैट्रिक्स थी और ये उसका ट्रांसपोज आ गया है। यहाँ कंसोल पर डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था या डायनामिक, बट हमने इस बार ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से प्रोवाइड किया है। बाकी 2D एरे की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मैट्रिक्स की एग्जांपल सम मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज जैसे एग्जांपल, या क्वेश्चंस की तो लिमिट है नहीं। कभी हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ अवेलेबल है जहां पे आप एक 2D एरे रीड करते हैं, रीड करने के बाद आपको उस कंप्लीट 2D एरे की सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। कंप्लीट 2D एरे की सॉर्टिंग एक क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां अलग अलग रोज जो अवेलेबल है उन रोज की सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो कॉलम अवेलेबल है उन कॉलम्स की सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग जो प्रोवाइड करनी है वो लॉजिक अगर आपको पता है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कंप्लीट 2D एरे की अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि जहां पे अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल हो 2D एरे के अंदर, सपोज ऐसा 12 फिर 3 एंड 11 एंड 7, सपोज 4 कॉलम्स अवेलेबल है एंड रोज जो अवेलेबल है 2 रोज अवेलेबल है, एंड इस तरीके से वहां पे अगर डेटा अवेलेबल है 6, तो इस केस में रिजल्टेंट 2D एरे कैसा आना चाहिए जहां पे इतनी ही रोज इतने ही कॉलम्स अवेलेबल हैं। सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग कैसे की जाएगी? तो हाँ, सर्चिंग भी अगर करनी होती तो कैसे की जाती है, हर एक एलिमेंट के लिए ट्रैवर्सिंग प्रोवाइड कर दो। उस ट्रैवर्सिंग में जहां एलिमेंट मिल जाए बता दो क्या मिल गया, नहीं मिला तो नहीं बता दो कि कंप्लीट जब ट्रैवर्सिंग हो जाए तब नहीं मिला। सर्चिंग बिल्कुल वैसी है जैसे 1D एरे के लिए आप एक बार ट्राई कर सकते हैं बस। सॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं, अगर हमें कंप्लीट 2D एरे की सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है तो एक एलिमेंट पिक किया, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें, एक एक पोजीशन पिक की, उसका कंपैरिजन बाकी सारी पोजीशन से किया और सारी पोजीशन पे जो भी छोटी वैल्यू मिलती है वहां डेटा इंटरचेंज कर देते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर जाएगा। एक बार देखते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिजल्ट आना क्या चाहिए। पहले मैनुअली पहले आपको पता होना चाहिए सॉर्टिंग का रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए, पहले 3 फिर 5 6 7, नेक्स्ट हो गया अंदर आ जाना चाहिए 9, जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज रहनी चाहिए ना, 11 12 एंड 23 है, सारी वैल्यूज एक ऑर्डर में अरेंज हो जाने चाहिए। और सिलेक्शन सॉर्टिंग के अगर आपको अप्रोच का आइडिया है तो ये बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। हमने यहाँ तक का टास्क क्या किया, एरे को रीड कर लिया, गिवन मैट्रिक्स रीड कर ली। अब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं और जब सॉर्टिंग हो जाए उसके बाद फाइनली उस एरे को प्रिंट करना चाहिए, उस 2D एरे को प्रिंट करना चाहिए। तो सॉर्टिंग हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे उसे देखते हैं। 2D एरे सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया एक लूप सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए ये जो लूप प्रोवाइड किया, सपोज वेरिएबल आई से अगर हम दे रहे हैं तो इस वेरिएबल आई की वैल्यू इनिशियली दिया 0, और ये जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस वेरिएबल आई की, ये सिलेक्शन हमें फर्स्ट रो के लिए सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, फिर नेक्स्ट रो के भी सारे एलिमेंट, फिर नेक्स्ट रो के भी सारे एलिमेंट। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन कितने हैं, अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे 2 रोज और 3 कॉलम्स में 6 एलिमेंट्स होंगे। तो हमें उन 6 एलिमेंट्स के लिए सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। अगर 5 सॉर्टेड हो गए तो 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड बचेगा। ये जो अभी हमने बात की कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, एक बार वापस, अगर हमारे पास 4 रोज और हर एक रो के अंदर 5 एलिमेंट अवेलेबल है, 5 कॉलम्स हैं, तो टोटल 20 एलिमेंट्स होंगे।
ये चीज अगर आपको पता चल रही है तो बहुत इजीली आप इसे समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे लूप दे दिया r इंटू सी टाइम्स आई, हर एक एलिमेंट के लिए हमें ये प्रोवाइड करना है कुछ इस तरीके से। अब जब हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो डेटा चल रहा है वो 0 1 2 3 इस तरीके से ये चल रहा होगा। और जैसे ही उसके उस पर्टिकुलर रो के सारे कॉलम्स कंप्लीट होते हैं, हमें कहीं ना कहीं वो डिनोट करना है कि अब नेक्स्ट रो में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन चल रहा है जिस पोजीशन का, वो पोजीशन कौन सी है, वो इंडेक्स कौन सा है। तो उसकी अगर हम बात करें, सिलेक्शन जिस पोजीशन का हम करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल x से और y से डिनोट करें, x y वो पोजीशन जिस पोजीशन के एलिमेंट का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये होना चाहिए 0 0। ये चीज कैसे आ रही है उसे अगर हम समझें, तो इनिशियली ये होना चाहिए 0 0, फिर होना चाहिए 0 1, फिर होना चाहिए 0 2, फिर 0 3। अगर हमारे पास लेकिन 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होते, एक बार यहां समझने के लिए हम लिख रहे हैं r इक्वल 2 एंड कॉलम्स इक्वल 3 अगर होते, तो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट कहां तक होते हैं, तो सबसे पहला होता है 0 0 वाला, फिर होता है 0 1 वाला, फिर 0 2 वाला। उसके बाद एलिमेंट कौन सा आता, तो उसके बाद एलिमेंट आता 1 0, फिर आता 1 1, फिर आता 1 2। तो इस तरीके से हमारे पास 6 एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। हमें उन सब के लिए अगर सिलेक्शन प्रोवाइड करना है, तो एक बार समझें, जब वैल्यू आई की हम प्रोवाइड कर रहे हैं 6 टाइम्स, कहां से कहां तक, तो अगर हम इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं 0 देन 1 2 3 4 5, तो इस केस में हमें यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो x के पास क्या आना चाहिए डेटा, जब हम इस पर्टिकुलर i की वैल्यू को डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। एक बार देखें, i की वैल्यू को जब हमने 3 से डिवाइड किया, 0 डिवाइड बाई 3, इंटीजर डिवाइड इंटीजर, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आना चाहिए, जबकि इंटीजर डिवाइड इंटीजर वैल्यू इंटीजर आएगी। एंड 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 6 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो आता 2। तो यहां हम 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक रो में कॉलम 3 अवेलेबल है जो रो पहचानने में हेल्प करेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वाई पोजीशन, वाई पोजीशन हमारी कौन सी है, उसके लिए हम यहाँ आई रिमाइंडर सी अगर देते हैं, आई रिमाइंडर सी की वैल्यू क्या होती है, होपफुली आपको पता है। आई रिमाइंडर सी जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो क्या, तो 0 रिमाइंडर 3 0, 1 रिमाइंडर 3 1, 2 रिमाइंडर 3 2, 3 रिमाइंडर 3 0, 4 रिमाइंडर 3 1, 5 रिमाइंडर 3 2। इस तरीके से हमारे पास वो डेटा आता जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वो सिलेक्शन जिस पोजीशन का करना चाहते हैं वो पोजीशन सेलेक्ट। अगर आपको सिलेक्शन सॉर्टिंग का आइडिया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो इजीली आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी हमने क्या किया, वो पोजीशन सेलेक्ट की जिसका हम आगे कंपैरिजन करना चाहते हैं। और कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए अगर हम कहें तो कंपैरिजन हम जो करना चाहते हैं इस पोजीशन का आगे वाले एलिमेंट से। आगे वाले एलिमेंट मतलब j इक्वल आई प्लस 1 से लेके जहां तक एलिमेंट अवेलेबल है वहां तक, मतलब ये भी j लेस देन, और वही हम प्रोवाइड कर रहे हैं r मल्टीप्लाई बाई सी। i प्लस 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और r मल्टीप्लाई बाई सी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप चाहो सिलेक्शन सॉर्टिंग जैसे हमने किया था कि सबसे लास्ट वाले के लिए चलने की जरूरत नहीं है, तो -1 भी आप दे सकते हैं। ये जैसे n था, हमने जो सिलेक्शन सॉर्टिंग 1D एरे पे की थी, i इक्वल 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस, j इक्वल i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, इस तरीके से हमने कुछ किया था इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रखा, और यहाँ पे जो हम काम में ले रहे हैं वेरिएबल
सिलेक्शन जिस पोजीशन का हुआ उसके लिए x1 y1 कह दिए, तो जिस पोजीशन से कंपैरिजन करना है उसके लिए वेरिएबल कह दिया हमने x2 y2। इनकी वैल्यू j वेरिएबल की हेल्प से ला रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही j डिवाइड बाय c एंड j रिमाइंडर c की हेल्प से। बाकी लॉजिक सबके अलग अलग हो सकते हैं। हम पूरे एरे की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, पूरे 2D एरे की, कि अगर गिवन 2D एरे ऐसा था तो फाइनली सॉर्टिंग होके रिजल्ट ऐसा आ जाना चाहिए, वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग की अप्रोच, पहले पोजीशन पिक कर रहे हैं और उसका कंपैरिजन आगे वाली हर एक पोजीशन से कंपैरिजन करना चाहेंगे। तो ये 0 से 5 तक अगर टोटल 6 एलिमेंट्स अवेलेबल है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, लेकिन हमें ये x1 y1 कैसा चाहिए वो आइडिया लगा होगा कि कौन सी वाली रो और कौन सा कॉलम, वो बताने के लिए x1 y1। सिमिलरली j हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर 0 थी i की वैल्यू तो j रहेगा 1 से लेके 5 तक, अगर i की वैल्यू 1 है तो j रहेगा 2 से लेके 5 तक एंड सो ऑन। और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे i के लिए किया था, रो कौन सा कॉलम कौन सा हमें प्रोवाइड j की हेल्प से कर दिया, रो कौन सा और कॉलम कौन सा वो स्पेसिफाई कर। अब यहाँ जो हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वो किसका, तो a नेम की अगर हमारे पास 2D एरे अवेलेबल है, उस 2D एरे में हमें चेक करना है कि स्वैप करें या ना करें। उसके लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एलिमेंट जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं, कि अगर ऑर्डर में मिसमैच मिलेगा तो स्वैप करेंगे, नहीं तो नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1D एरे में किया था। और यहाँ पे किसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो x1 और y1 हमने लिए ही इसलिए हैं जो हमें पहली पोजीशन जिसका सिलेक्शन हुआ है वो बता सकें, और x2 y2 जिनसे हमें कंपैरिजन करवाना है वो बता सकें। तो कुछ इस तरीके से हमने दे दिए। अब यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स में अगर मिसमैच होता है ऑर्डर का, कि पहले वाली वैल्यू अगर बड़ी है दूसरी वैल्यू से, तो इंटरचेंज कर देना। और इंटरचेंज करने का तरीका सिंपल सा है, जैसे अगर आप दो, आपके पास p और q वेरिएबल होते हैं तो इंटरचेंज कैसे करते हैं, t इक्वल p, p इक्वल q, q इक्वल t, इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे p की जगह अगर हम मान लें ये पहली वैल्यू, ये पूरी जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन्हीं को इंटरचेंज करना चाहेंगे अगर ऑर्डर का मिसमैच है तो p की जगह हमने दोनों जगह यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दिया x1 y1 के साथ, a ऑफ x1 y1। सिमिलरली q की जगह हमने प्रोवाइड कर दिया a ऑफ x2 y2। और 2D एरे के अंदर दो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फाइनली जो हमारा 2D एरे है उसे अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करना आप जानते ही हैं, जैसे गिवन मैट्रिक्स का मैसेज हमने दिया था, डेटा प्रिंट करवाया था। सिमिलरली यहाँ पे हम फाइनली वो मैट्रिक्स अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या कहते हैं, सॉर्टेड मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया, वही आर वही सी, और उसी तरीके से हम पूरे 2D एरे को प्रिंट कर रहे हैं जैसा गिवन मैट्रिक्स को प्रिंट किया। बस बीच में ये रिपीटेशन हमने प्रोवाइड कर दी है, सिलेक्शन सॉर्टिंग, एक पोजीशन सेलेक्ट की उसका कंपैरिजन आगे वाले सारे एलिमेंट से, उस सेम रो के अंदर भी, नेक्स्ट रोज के अंदर भी, जितनी भी रोज है उन सभी रोज के आगे के सारे एलिमेंट से कंपैरिजन। तो कुछ इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ वेरिएबल जो रिक्वायर्ड है वो तो डिक्लेयर कर ही लेते हैं, जैसे x1 y, वेरिएबल हमने काम में लिया आगे, तो इन्हें हमने डिक्लेयर कर लिया। एक बार देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के साथ एग्जांपल देखने के लिए देखा है, अदरवाइज क्वेश्चन की तो कोई लिमिट नहीं है, आपको फाइनली प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो एरे 2D ये जो हम बात कर रहे हैं डायनामिक मैनर में, जिस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ y2, यहाँ हमने y2 दो बार लिख दिया, x1 y1 x2 y2, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। इस प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का तो एग्जांपल देख ही लिया है, कुछ इस तरीके से डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के साथ हम परफॉर्म कर रहे थे। अब इस बार जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के साथ साथ सॉर्टिंग भी अगर हमें परफॉर्म करनी होती है लॉजिकल मैनर में, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात कर रहे हैं।
तो जैसे हम डेटा यही प्रोवाइड कर देते हैं जो अभी हम एग्जांपल के लिए देख रहे थे ना, तो 2 रोज एंड 4 कॉलम्स हमने प्रोवाइड किया। 2 रोज 4 कॉलम्स हम प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू दे रहे हैं जैसे यहाँ से 12 एंड 3 एंड 11 एंड 7 एंड नेक्स्ट प्रोवाइड किया है वो है 5 9 एंड 23 एंड 6। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वो सॉर्टेड डेटा मैट्रिक्स थी, ये सॉर्टेड डेटा हमारे पास आ गया। और जरूरी नहीं है यही मैट्रिक्स, एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है, ये तो केवल रैंडमली कोई एग्जांपल था। एक बार वापस इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमने 2 रोज 3 कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए, डेटा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से 45 2 56 22 5 एंड 7। तो इस केस में हमारे पास डेटा कुछ ऐसा गया 257 एंड 22 45 56। ये सॉर्टेड डेटा आ रहा है, पूरे 2D एरे की सॉर्टिंग परफॉर्म कर ली। जबकि अगर आपको पूरे 2D एरे की सॉर्टिंग नहीं ऐसे करनी होती कि फर्स्ट रो सॉर्टेड हो जाए, फिर सेकंड रो सॉर्टेड हो जाए, थर्ड रो सॉर्टेड हो जाए, रो वाइज सॉर्टिंग परफॉर्म करनी होती, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो सकता है जिसे आप साथ के साथ एक कॉलम वाइज सॉर्टिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, जहां पर्टिकुलर कॉलम में सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। और वापस से एक चीज कह रहे हैं कि सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, सबके लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं। अपने तरीके से ट्राई करना, आप जैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं मैनुअली जिस तरीके से, वैसे ट्राई करना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है आप एक बार में इसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन सोचें कि डिवाइड और रिमाइंडर जैसा कुछ काम में आएगा। आपको जैसा लगे आप वैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। लूप ज्यादा या इफ एल्स ज्यादा की जरूरत लगे काम में ले सकते हैं। लॉजिक कोई सा भी क्वेश्चन आपको आइडिया लग गया होगा। 2D एरे की सॉर्टिंग करनी है अगर रो वाइज सॉर्टिंग, मतलब ये एरे अगर गिवन था 12 3 11 7, तो इस केस में डेटा क्या आना चाहिए, 3 then 7 then 11 then 12। ये तो आना चाहिए फर्स्ट रो के अंदर। सेकंड रो के अंदर आना चाहिए 5 6 एंड 9 एंड 23। रो वाइज सॉर्टिंग परफॉर्म करना। एंड सिमिलरली आप कॉलम वाइज सॉर्टिंग अगर कर रहे होते तो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट जानते हैं कि 5 एंड 12 आता, नेक्स्ट जो आता वो आता 3 एंड 9 एज इट इज, नेक्स्ट जो आता वो क्या आता 11 एंड 23 एज इट इज, एंड नेक्स्ट जो आता वो 6 एंड 7। कॉलम वाइज सॉर्टिंग इसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए कुछ इस तरीके से हो सकती है, जिन्हें आप ट्राई करना। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा।